हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इस वीडियो में दूंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, अब कैटेगरी का कोई इश्यू नहीं रहा। जब भी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए म्यूचुअल फंड आउट करें तो कैटेगरी का कोई भी इश्यू नहीं रहा। न्यू लेटेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। म्यूचुअल ट्रांसफ़र से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, और इसके बाद आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो सबसे पहले कुछ मैं आपको जानकारी दे दे देता हूँ। तो सबसे पहले एक लेटर है जो गवर्नमेंट ऑफ रेलवे के द्वारा जारी हुआ है। उसके अकॉर्डिंग कुछ 2-4 पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं। उसके बाद वीडियो में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो और बहुत सारे क्वेश्चंस के डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले इसमें क्या आपको देखना है, इसमें जो कम्युनिटी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको एक बार आप देख लो। तो इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 5 है उसका पैराग्राफ 2 में आप अगर आपको उसको रीड करोगे तो इसमें दो बात निकल के सामने आती है। एक बात है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसको ओपन मार्केट भी बोलते हैं, और एक होता है प्रमोशन कोटा। तो ये क्या है, इसमें क्या बात लिखी है, इसको आप बाद में रीड कर लोगे। इसको मैं डिटेल में थोड़ा आगे बताता हूँ। अभी इसमें समझ लो, 2 पॉइंट समझ ले कि होता है प्रमोशन कोटा, एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र अब एचआरएमएस आईडी के थ्रू होता है। इसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है 75 दिन का है, लेकिन अप्रॉक्स 3 महीने से लेकर 4 महीने आपका लग जाता है। यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने में कितना टाइम लगता है, 3 से 4 महीने। अब क्वेश्चन पे चलते स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप कब ले सकते हो, इसमें मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया क्या रहता है, समझते हैं। देखिए, आपकी अगर नई सर्विस है, नई जॉब है, और आज आपकी एचआरएमएस आईडी बन गई है, एम्प्लॉय आईडी बन गई है, तो उसके नेक्स्ट डे भी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, इसका शून्य है। यानी आपको मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको 5 साल की जॉब करनी ही करनी है, तब म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई होगा। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्योंकि 5 साल का जो क्राइटेरिया रहता है वो केवल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए रहता है। ठीक है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपको क्या करना है, आपकी एचआरएमएस आईडी, एम्प्लॉय जो नंबर आपको मिल जाता है वो अगर आपकी कंप्लीट है तो आप म्यूचुअल के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो एचआरएमएस आईडी का यूज म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या है। देखो, पहले क्या होता था, म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था, क्योंकि उसमें अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट अलग अलग कैटेगरी से करते थे। सपोज़ एससी कैटेगरी का जो एम्प्लॉय है वो एससी कैटेगरी से ट्रांसफ़र लेता था, एसटी का एसटी से लेता था। और उसके अलावा जो फॉर्मेलिटी बहुत होती, जो जो आपके डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होता था बहुत ही ज़्यादा होता था। आपको बार बार डिवीज़न में जाना होता था, फाइल यहाँ से वहाँ जाती थी, उसमें करीब 1 साल तक भी लग जाता था। उसमें बहुत ज़्यादा अपन को भागा दौड़ी भी करनी पड़ सकती थी। फिज़िकल भी आप बहुत ज़्यादा टायर हो जाते थे, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। बार बार भागना यहाँ से वहाँ, इस डिवीज़न इस ऑफिसर के साइन करवाना, उस ऑफिसर के साइन करवाना, कभी कभार उनका लेक्चर भी सुनना पड़ता होता था। लेकिन जब से एचआरएमएस आईडी के थ्रू म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया, तब से आपको डिवीज़न में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 99% आपका एचआरएमएस आईडी के थ्रू घर बैठे ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हो। 1% क्यों मैं कह रहा हूँ कि सपोज़ आपकी एचआरएमएस आईडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई अपडेट नहीं है, कोई एंट्री नहीं है उसमें, तो वो आप अपने डीसी डिवीज़न क्लर्क से जाके डिवीज़न में उसको करेक्शन करवाना पड़ सकता है। लेकिन आप ये समझ लो, आपको डिवीज़न में जाने की नॉर्मली ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का पूरा वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा, तो आप उसको देख लेना। तो इसमें 2 सवाल हमेशा बने रहते हैं, क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र एचआरएमएस आईडी पे के थ्रू करते हैं तो उसमें डिवीज़न जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी आपको ज़रूरत नहीं, घर बैठे सारा प्रोसेस होगा। और कितना टाइम लगेगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र में, एक ये भी क्वेश्चन हमेशा बना रहता है। तो आप नॉर्मल समझ लीजिए, एक एवरेज टाइम है 3 महीने, इससे थोड़ा बढ़ भी जाता है, 3 से 4 महीने आप समझ लो, आराम से आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र घर बैठे हो जाता है। अब कुछ रूल हैं, जैसे सीनियरिटी वाला क्वेश्चन आता है। जनरली लोग बोलते हैं कि जब भी आप ट्रांसफ़र लोगे तो सीनियरिटी आपकी लॉस हो जाएगी। तो कुछ बोलते हैं कोई भी लॉस नहीं होती, जो रहती है वही रहती है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रोसेस है, इसको समझाते हैं मैं आपको। मान लो दिल्ली डिवीज़न का एक लड़का है रवि, और लेवल 5 पे सीनियर सीसीटीसी पे उसका जॉब है। और दूसरा बंदा है करण, झांसी डिवीज़न का, और वो भी सीनियर सीसीटीसी जॉब है उसकी, और लेकिन उसकी रैंक उसके डिवीज़न में 50 है, 50th।
50वीं रैंक पे और रवि है 20वीं रैंक पे। तो इन दोनों में जो भी छोटी रैंक का है यानी 50 रैंक छोटी में लोअर मानी जाएगी, तो दोनों का जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा तो दोनों ही 50वीं रैंक पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अगर मान लो रवि के डिवीज़न में 200 बंदे हैं, तो ऐसा नहीं है कि करण जब दिल्ली डिवीज़न में जाएगा तो 200वें नंबर पे आ जाएगा, नहीं। तो करण 50वें नंबर पे ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों में जो भी कम होती है दोनों को वही म्यूचुअल सीनियरिटी दे दी जाती है। तो आप समझ सकते हो। और कैटेगरी का सबसे बड़ा पंगा है कैटेगरी का, ये कैटेगरी की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जब भी आपकी पोस्टिंग ऐसे डिवीज़न में हो जाती है जो घर से बहुत दूर है, तो सबसे मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कैसे ना कैसे एक म्यूचुअल मिल जाए ताकि अपने फेवरेट डिवीज़न में पहुंचा जा सके, अपने घर के नज़दीक डिवीज़न से। जब भी म्यूचुअल आप फाइंड आउट करते हो तो ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है कि एससी का कोई बंदा जनरल वाले को मिल गया तो उनको लगता है अब नहीं होगा, म्यूचुअल नहीं होगा। कुछ बंदे बताते हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से होता है। तो ये क्या प्रोसेस है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, एक हमेशा एक डाउट। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल ढूंढेंगे तो आपको दो बात समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले समझनी है डायरेक्ट कोटा क्या होता है, डायरेक्ट या ओपन कोटा क्या होता है, आरआरबी आरआरसी क्या होता है। सपोज़ करो ऐसे 2019 में आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी निकली थी, उसके थ्रू अगर कोई बंदा सिलेक्ट होता है एक डिवीज़न में और दूसरे डिवीज़न में भी सेम बंदा है, तो उसमें कैटेगरी का कोई भी इशू नहीं है। जनरल कैटेगरी का बंदा एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से ट्रांसफ़र ले सकता है, कोई इशू नहीं है। नया रूल है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसमें पैराग्राफ 5.5 के पैराग्राफ 2 को आप रीड कर लो, समझ जाओगे। उसमें केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा है, रेलवे ने क्या किया, उसके बारे में डिटेल में चर्चा अभी वीडियो के आगे और भी करने वाले हैं। तो इसमें दो चीज़ समझ लो, प्रमोशन कोटा अलग होता है और जनरल कोटा अलग होता है, डायरेक्ट कोटा अलग होता है। तो डायरेक्ट कोटा की रिक्रूटमेंट ऐसे मान लो 2019 में जो वैकेंसी आई थी आरआरबी, अगर मान लो आप सीसीटीसी ओ लेवल 3 की पोस्ट है आपकी, राइट, और आप हो एससी के, मान लो रमन एससी का है और दूसरा है शुभम वो है जनरल कैटेगरी का, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू, तो कैटेगरी का कोई इशू नहीं होने वाला। कोई भी जनरल कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस से कर सकता है, एससी से कर सकता है, एसटी से कर सकता है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रमोशन कोटा की बात करें, मान लो एक लेवल 5 का लड़का है रमन, दिल्ली डिवीज़न में रहता है, ठीक है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है। और एक है कुलदीप जो पहले सीसीटीसी था, अब प्रमोशन होके उसका लेवल 5 में हो गया है, लेकिन वो एससी कैटेगरी का है। तो यहाँ पे जनरल वाला एससी से नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ प्रमोशन कोटा के थ्रू वो एससी का बंदा लेवल 5 में पहुँचा है। तो प्रमोशन जो भी कोटा होता है तो उसमें कैटेगरी का क्या रोल रहता है उसमें आपको समझना पड़ेगा। प्रमोशन कोटा के लिए जनरल वाला बंदा केवल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से कर सकता है, यानी मैंने ऊपर आपको दिखाया जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी आपस में कैसे भी कर सकते हैं, और बल्कि प्रमोशन कोटा में एससी का बंदा एससी से करेगा, एसटी का बंदा एससी से ही म्यूचुअल ट्रांसफर। तो इसका मतलब अगर आपकी जॉब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है सपोज़ लेवल 5 में, मान लो रवि है लेवल 5 का डायरेक्ट आरआरबी की तरह उसकी जॉब लगी है, और एक है शुभम जो लेवल 3 से प्रमोशन होके लेवल किस में आ गया है, 5 में आ गया है, लेकिन शुभम है ईडब्ल्यूएस का और रवि है जनरल का, तो आपस में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो कैसे भी कर सकते हैं, चाहे प्रमोशन कोटा हो चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला कोटा हो। लेकिन प्रमोशन कोटा में एक कैटेगरी देखनी होती है जनरल, उसमें एससी से नहीं कर सकता, क्योंकि एससी एसटी से कर सकता है, प्रमोशन कोटे में एसटी से कर सकता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाओगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। एक बार इस जो रूल है परफॉर्मा है उसको दोबारा रीड करके मैं आपको बताता हूँ। इसमें जनरली क्या इशू था, पहले ऐसा होता था कि कैटेगरी वाइज ट्रांसफ़र होता था म्यूचुअली, तो एससी का बंदा एसटी से, एससी से, एसटी का एसटी से अपनी अपनी कैटेगरी में करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी प्रमोशन कोटे की बात आती है तो ओबीसी के लिए कोई भी कोटा बनाया ही नहीं है रेलवे ने। तो क्या किया है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को जनरल कोटे में कंसीडर किया जाता है। तो जब भी प्रमोशन होते हैं तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस और
और जनरल कैटेगरी वालों को एक ही कैटेगरी रखी जाती है, जनरल कैटेगरी। और एससी के लिए अलग कोटा है, एसटी के लिए अलग कोटा है, बाकी किसी के लिए कोटा नहीं था। लेकिन जब भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली बात आई, जब पैराग्राफ 2 में आप यहाँ पे देख सकते हो, पॉइंट 5 के पैराग्राफ 2 में आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे में कोई भी कैटेगरी का बंदा किसी भी कैटेगरी से म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकता है। इस हिसाब से जो पोस्ट का रोस्टर बनता है आपके डिवीज़न में या जोन में, यानी किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, उसका मतलब उसका जो शॉर्ट फॉल, उसमें जो कमी होगी वो बाद में मैनेज कर ली जाएगी। कैसे मैनेज होगी? नई जो वैकेंसी आएंगी आरआरबी की, तो उसमें कम ज़्यादा कैटेगरी कर दी जाएगी, उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर आप डायरेक्ट भर्ती हुई है तो आपको किसी भी कैटेगरी का बंदा मिल जाए, आप सेम लेवल का है, सेम पोस्ट का है, तो आप उससे आराम से ट्रांसफ़र ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। आपको डिवीज़न में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे लैपटॉप पे जैसे किसी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं वैसे ही आपको प्रोसेस करना होता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। साथ ही साथ HRMS पे आप पूरा कुछ जितना भी जो भी प्रोसेस है, आपकी फ़ाइल कहाँ तक पहुँची, किस ऑफिसर के पास है, किस डिपार्टमेंट में है, तो पूरा उसका प्रोसेस बताता भी रहता है। अगर एक बार आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, और प्रोसेस आगे बढ़ जाए, तो म्यूचुअल को आप मतलब रिवर्स नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। म्यूचुअल यानी कंप्लीट होगा ही होगा। तो म्यूचुअल से लेने से पहले भी थोड़े ध्यान रखें और कोशिश करें जो भी एंट्री उसमें डाटा फिल करें HRMS ID पे म्यूचुअल लेने के समय एप्लीकेशन सबमिट करें तो उसमें कोई गलती ना हो। अगर गलती होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।